हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास सेवर में, जिसमें आज हम संस्कृत का मॉक टेस्ट देखेंगे। आपको ये मॉक टेस्ट देना है और आपको ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे आपको ये पता चलेगी कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, आपको और कितनी ज़रूरत है पढ़ाई करने की। तो आप भी ये ज़रूर देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो देरी नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते वीडियो और देखते हैं अपना क्वेश्चन आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नमः शिवाय, इस वाक्य में शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है। आपको बताना है कि शिवाय पद में शिवाय जो शब्द है, पद है, उसमें कौन सी विभक्ति है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो विभक्ति है वो आप ज़रूर देखिए कि आपको आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने करेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति है। शिवाय, शिवाभ्याम, शिवेभ्य होता है। एक शिवाय जो है वो एक वचन है, द्विवचन में हो जाएगा शिवाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा शिवेभ्य। तो ये शिव का रूप है। शिवाय, शिवाभ्याम, शिवेभ्य चतुर्थी विभक्ति में होगा। अब देखते दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कारक कितने होते हैं। आपको बताना है कि कारक कितने होते हैं। जैसे कि बहुत तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली ये संस्कृत का है, संस्कृत का मॉक टेस्ट है। संस्कृत का पेपर जो क्वेश्चन आया है उसमें से ये मैं करा रही हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। हिंदी में जो है वो 8 कारक होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। और संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत में होते हैं 6 कारक। जैसे कि एक श्लोक से आप इसको याद कर सकते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानादि अधिकरणम इत्याहुकार कड़ी सट। मैं इसको लिख देती हूँ, इससे आपको 6 कारक जो हैं संस्कृत के वो याद हो जाएंगे। कर्ता कर्म च करणम, कर्ता च कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च संप्रदानम तथैव च अपादानादि अधिकरणम इत्याहु कारकाणि सट। तो इस प्रकार संस्कृत में जो है 6 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो संस्कृत में आप याद रखिएगा कि संस्कृत में 6 कारक आपको सही लगाना है। अगर हिंदी में कारक पूछेगा तो हिंदी में आपको 8 लगाना है। हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह कौन सा समास है। जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखिए, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और इसमें समास में अन्य पद के अर्थ में प्रधानता होती है। जैसे कि यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि महावीर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। महावीर किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। महान है जो वीर वह हनुमान। तो ये महावीर कौन सा समास है? वो बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है कि रामस्य पद राम शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग बहुत बार किए होंगे, तो ये आपको याद भी होगा। रामस्य पद राम शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी एक वचन। ऑप्शन नंबर 3 षष्ठी एक वचन। रामस्य रामयो रमा नाम। एक वचन में रामस्य होगा, द्विवचन में रामयो और बहुवचन में रमा नाम। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रमा नाम। अगला प्रश्न है कि सीता रामेण सह वनम गच्छति। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है।
अव्यय पद बताना है आपको कौन सा है इस वाक्य में। तो इस वाक्य में जो है अव्यय पद है वो है सह। कौन सा अव्यय है? सह। अव्यय क्या होता है? किसी भाषा के वे शब्द अव्यय या विकारी कहलाते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उनका परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार। तो ऐसे शब्द को ही अव्यय या शाब्दिक अर्थ जो व्यय ना हो उसको अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, और। जैसे और है तो उसको और तो लिख नहीं सकते, तथा है तथे लिख नहीं सकते हैं। तो इसका क्या होगा? इसका लिंग, वचन, पुरुष जो काल कारक होता है कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसे शब्द ही अव्यय पद होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है हमने। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि अव्यय पद होते क्या हैं। आप इस वीडियो को 2-4 बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग का अन्य नाम क्या है? उपसर्ग का अन्य नाम, उपसर्ग को और क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रादि एवं गति। उपसर्ग को प्रादि एवं गति के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रघुवंश में सिंह का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रघुवंश में सिंह का नाम क्या था? तो रघुवंश में सिंह का नाम था कुंभोदर। कुंभोदर जो है सिंह का नाम था, शेर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का भेद नहीं है? कौन सा वाणी का भेद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तमा। उत्तमा जो है वह वाणी का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है? कौन सी अवस्था अधिक प्रभावित होता है भाषा शिक्षण की दृष्टि से? तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में देवभाषा किसे कहा गया है? आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा। देवभाषा संस्कृत को कहा गया है। किसको कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि महाभाष्यकार कौन है? महाभाष्यकार किसे कहते हैं? कौन है महाभाष्यकार? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि को महाभाष्यकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिट लकार का प्रयोग होता है किस में? लिट लकार का मतलब क्या होता है? इसका प्रयोग किस में होता है? वर्तमान में होता है, भविष्य में होता है, भूत में होता है या आदेश के अर्थ में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य काल में होता है लिट लकार। लट लकार वर्तमान काल होता है, लट लकार। भूतकाल लंग लकार होता है, लंग लकार भूतकाल होता है। और लिट लकार होता है भविष्य काल। लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्य काल के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्लाइड में लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूत, लिट भविष्य, लोट आदेश के अर्थ में और विधिलिंग संभावना के अर्थ में। तो आप इसको ज़रूर इस स्लाइड को भी देख लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंदिनी का आसीत। नंदिनी कौन थी? तो नंदिनी कामधेनु पुत्री आसीत। नंदिनी कामधेनु पुत्री आसीत। अगला प्रश्न है कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया विभक्ति करण कारक में होता है। नेक्स्ट है कि विद्वान का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से विद्वान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे नहीं पूछ रहा है। सुधी, कोविदः, श्रीमान, धीमान, श्रीमान। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है विद्वान का पर्यायवाची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीमान। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि रघुवंश कैसा ग्रंथ है? रघुवंश कैसा ग्रंथ है? नाटक है, महाकाव्य है, गीति काव्य है या गद्य काव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य है। नेक्स्ट है अशुद्ध विलोम युग्म को चुनिए। अशुद्ध विलोम युग्म को चुनिए। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। असीमय का ससीमय, अमावस्या का पूर्णिमा,
गृहीत का स्वीकृत ये गलत है। ये विलोम युग्म जो है वो अशुद्ध है, सही नहीं है। गृहीत का होता है व्यक्त, गृहीत का व्यक्त होता है, और स्वीकृत का क्या हो जाएगा? अस्वीकृत, अस्वीकृत हो जाएगा। तो इसके अनुसार ये जो है गलत आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि मौन पठन में क्या दोष है। इस ऑप्शन में आपको बताना मौन पठन में इनमें से कौन सा दोष है। शक्ति कम लगती है, समय कम लगता है, उपचार नहीं है, उच्चारण है। उच्चारण, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, भाव ग्रहण करने में सहायता करता है। तो मौन पठन में कौन सा दोष है? मौन पठन में यह दोष है कि उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रचना में नहीं आता है। मौखिक रचना, कहानी कथन, प्रश्नोत्तर, अभिनय, पत्र लेखन। तो बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि कौन सा आंसर सही है। पत्र लेखन मौखिक रचना में नहीं आता है। पत्र लिखा जाता है, वो लिखित में आएगा, ना कि मौखिक में। अगला क्वेश्चन है कि चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचना कार्य में उपयुक्त रहेगा। पूर्व प्रारंभिक में, माध्यमिक में या उच्च में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व प्रारंभिक। चित्रों पर प्रश्न करना पूर्व प्रारंभिक रचना कार्य में उपयुक्त रहेगा। अगला प्रश्न है कि व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है। व्याकरण पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठशाला पद्धति, पाठशाला पद्धति। अगला प्रश्न है कि पुत्री को संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं पुत्री को? तनया, सुता, आत्मजा या सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। पुत्री को संस्कृत में तनया भी कहते हैं, सुता भी कहते हैं और आत्मजा भी कहते हैं। विष्णु का पर्यायवाची है, आपको बताना इसमें से विष्णु का पर्यायवाची कौन कौन सा है। गरुड़ध्वजः, अच्युतः, अधोक्षभः या सभी। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो है विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग कितने हैं। उपसर्ग कितने हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। अगला प्रश्न है कि चतुर्थी विभक्ति होती है, किस में होती है चतुर्थी विभक्ति? अभी तृतीय उसका पूछा गया था ना, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो करण में तृतीया होती है। तो आप इसमें पूछा चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान में। संप्रदान में जो है वह चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, दूसरा है कर्तृवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य, ये 3 होते हैं वाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला प्रश्न है कि श्रवण कौशल साधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आएगा। श्रवण कौशल साधन के अंतर्गत सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है? टेप रिकॉर्डर, आकाशवाणी, दूरवाणी या सभी। तो टेप रिकॉर्डर भी हम सुनते हैं, आकाशवाणी भी सुनते हैं, दूरवाणी भी। तो ये तीनों जो हैं वो श्रवण कौशल साधन में आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है।
देखिए मैं पहले जो वीडियो और इसका जो है क्लास ली हूँ उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, और उसमें डिटेल में बताई हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है कि परायण पद्धति का तात्पर्य है। परायण पद्धति का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है कि कई बार आवृत्ति करना। परायण पद्धति का तात्पर्य होता है कई बार आवृत्ति करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? लगदाचार्य, पिंगल, केदार भट्ट, वराहमिहिर। तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल को कहते हैं, पिंगल हैं, पिंगल को माना गया है। तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट। आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और वीडियो कैसा लगा। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस इसमें मैं लेकर आई हूँ, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो और जो पूछे जा चुके क्वेश्चंस होते हैं वो तो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली। तो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे यहाँ से, आप इसको ज़रूर 1-2 बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और प्लीज़ अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।